के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी मेरे साथ मौजूद है। और बात करें तो मध्य प्रदेश से गहरा नाता है सर आपका, बचपन जो है मध्य प्रदेश में बीता है, वापस मध्य प्रदेश आकर सागर आकर कैसा लग रहा है? मध्य प्रदेश आना हमेशा ही अच्छा लगता है और उसमें से भी सागर जो न कहीं मध्य प्रदेश का एक हृदय स्थल है। और मेरा बचपन यहाँ बीता है, मैंने यहाँ पढ़ाई की है, बचपन की बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। यहाँ आना हमेशा से मेरे को उत्साहित करता है और मन में हमेशा ये होता है कि मध्य प्रदेश जा रहा हूँ तो एक अच्छा हमेशा से महसूस होता है कि अपने सहपाठियों से मिलूँगा, अपने जानने वाले लोगों से, मित्रों से मिलूँगा, अपने गुरुजनों से मिलूँगा। इस धरती को, जिस धरती में मैंने आगे चलना सीखा, पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, यहाँ से तमाम बचपन की यादें हैं। तो ये भूमि मेरे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि पुण्य भूमि है जहाँ हमारा बचपन बीता। सर क्या फ़र्क देखते हैं आप, जब आप बचपन में मध्य प्रदेश में रहते थे, सागर में रहते थे, तो अब जब वापस आए हैं, कितना बदलाव मध्य प्रदेश के अंदर आपको नजर आया? देखिए, एक समय में यहाँ पर जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो तमाम प्रकार से कानून व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म थी, पेयजल की व्यवस्थाएं बिल्कुल नहीं थी, सूखा पड़ा रहता था। यहाँ पर राज्य को बीमारू राज्य कहा जाता था। आज मध्य प्रदेश गजब के राज्यों की श्रेणी में आ गया है, तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में आ गया है, कानून का राज है, सभी योजनाएं यहाँ पर लागू हो रही हैं। तमाम प्रकार की आज मातृशक्ति के उत्थान के लिए, चाहे लाडली बहना योजना हो, कन्या योजना हो, ऐसी अनेकों योजनाएं जो आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने शुरू की हैं, अपने आप में अभूतपूर्व हैं और एक से एक योजनाओं को उन्होंने यहाँ की जनता को समर्पित किया है। हर समय संवेदनशील होकर उन्होंने राज्य के विकास के लिए काम किया है। यहाँ की जनता सीधे सीधे उनसे कनेक्ट महसूस करती है। मैंने देखा पिछले वर्ष एक मध्य प्रदेश के लोगों की एक यात्रा चल रही थी, उस यात्रा की बस दुर्घटना हो गई थी और रात को 1 बजे 2 बजे शिवराज जी ने वहाँ से मुझे फ़ोन किया, जानकारी की और अगले दिन प्रातःकाल ही वो उत्तराखंड पहुँच गए। उस स्थान पर पहुँचे, उनके परिजनों से मिले। इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री जो केवल और केवल अपनी जनता के लिए काम करते हों, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और पहले में और ये अब में ये फ़र्क साफ दिखाई देता है। और लोगों ने जो 15-16 महीने की सरकार 18 में कांग्रेस की यहाँ बन गई थी, तमाम प्रकार से किसानों को कर्ज माफ़ी के नाम पर, नौजवानों को रोज़गार के नाम पर, वो सरकार ने कोई काम नहीं किया। अलबत्ता जो अनवरत रूप से चलने वाला विकास था, उस विकास को रोक दिया। तो मध्य प्रदेश की जनता फ़र्क साफ महसूस करती है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश इस बार पहले से ज़्यादा मतों से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कर्नाटक, हिमाचल में जिस तरीके से फ्री की घोषणा कांग्रेस ने की थी, यहाँ भी मध्य प्रदेश में फ्री भी जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि दोनों पार्टी की ओर से काफ़ी ज़्यादा है। लाडली बहना स्कीम लेकर आई है मध्य प्रदेश सरकार, नारी सम्मान की बात कांग्रेस कर रही है। लगता है कि जो 18 साल का विकास था वो दरकिनार करके अब नई घोषणाएं जनता को देना है, इसलिए सरकार में आना ये मजबूरी हो गया? नहीं, लगातार अनवरत रूप से 18 सालों में मध्य प्रदेश बहुत आगे बढ़ा है। हर वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और जो शिवराज जी की प्राथमिकता रही है वो हमेशा से कहीं ना कहीं मातृशक्ति के उत्थान की रही है। और मातृशक्ति के उत्थान के लिए लाडली बहना योजना बनाई गई है। उस योजना से लाखों लाख बहनों को सीधे सीधे उनके जीवन में उत्थान होने वाला है, उनके जीवन में मजबूती मिलने वाली है, उनको एक आधार मिलने वाला है। और मैं समझता हूँ कि उनकी जितनी भी योजनाएं हैं हर वर्ग के उत्थान के लिए है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता को साफ दिखाई देता है, साफ दिखता है कि पहले की सरकारों ने केवल बातें की हैं और शिवराज जी की सरकार काम कर रही है। सर, जिहाद को लेकर पूरे देश में चर्चा पर, लेकिन उत्तराखंड इस समय सुर्खियों में लैंड जिहाद को लेकर जो कार्रवाई आपके द्वारा की जा रही है, कि जो कब्जा है, और खासकर अगर बात करें जो लैंड जिहाद, क्या वाकई में लग रहा है कि ये कार्रवाई बिल्कुल जरूरी थी? देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है, इसका एक मूल स्वरूप है और इस मूल स्वरूप को बनाए रखने का काम वहाँ का मुख्य सेवक होने के नाते मेरा है, मेरी सरकार का है, उत्तराखंड के लोगों का है। तो जो अतिक्रमण है, अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने विधिक रूप से कार्रवाई की है और 3300 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें अभी हमने अतिक्रमण से मुक्त कराई हैं। और इसमें कोई हमने किसी वर्ग को, किसी को टारगेट नहीं किया है, कोई हमारा भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है। उत्तराखंड तो
आपस में बड़े प्रेम भाव से रहने वाले लोग हैं, सब शांतिपूर्वक व्यवस्था से रहते हैं, आपस में अच्छा मेलजोल है, इसलिए इस प्रकार की कोई बात नहीं है। और मेरा सवाल इसीलिए था क्योंकि आरोप ये लग रहा है कि विशेष समुदाय को टारगेट कर ये पूरा लैंड जिहाद की जो कार्रवाई की जा रही है, विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं। अतिक्रमण को हटाया है हमने, अतिक्रमण है, आप भी अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं ठहराएंगे, कोई भी जायज़ नहीं ठहराएगा। और हमने तो पहले ही कहा कि जहाँ जहाँ अतिक्रमण है आप उसको स्वतः ही हटा लीजिए। बहुत लोगों ने अतः स्वतः ही हटाया भी है, जिन्होंने नहीं हटाया तो उस पर जो वैधानिक कार्रवाई हो सकती थी, वैधानिक कार्रवाई के तहत उसको हटाया गया है। इस समय महिला आरक्षण को लेकर बड़ी चर्चा है और माना जा रहा है कि सरकार शायद कुछ कदम आगे इस दिशा में आगे बढ़ा रही है। क्या आपका मानना है व्यक्तिगत तौर पर जो महिला आरक्षण की बात की जा रही है राजनीति के अंदर, लोकसभा के अंदर की 33% आरक्षण चुनाव में महिलाओं को मिलना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने हमेशा मातृशक्ति के उत्थान की बात की, बेटियों को बचाने के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए। देश के अंदर आज 12 करोड़ के लगभग इज्जत घर जो बने हैं, उन इज्जत घरों को बनाने की बात हो या बेटियों को पढ़ाने की बात हो, अनेकों, चाहे जनधन योजना हो, जनधन खाते हों, लाडली बहना योजना हो या लखपति दीदी योजना हो, स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने की बात हो, क्लस्टर आधारित जो हमारी खेती है उसको बढ़ाने की बात हो, उन्होंने हमेशा मातृशक्ति के उत्थान की बात की और 33% आरक्षण मातृशक्ति की महिलाओं के, बहनों के उत्थान के लिए उन्होंने लाए हैं। स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि वो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा कदम होगा, ऐतिहासिक कदम होगा। इससे मातृशक्ति का उत्थान होगा, मातृशक्ति हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगी। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी चर्चा जोरों पर, कमेटी का गठन किया गया है। लगता है कि इस समय पूरे देश की जरूरत है कि एक साथ चुनाव हो, बार बार हर जगह चुनाव होना, ये समय बर्बाद या पैसे की बर्बादी, लोगों के कहना चाहिए कि परिश्रम भी उसमें लगता है। तो जिस तरीके से कमेटी बनाई, लगता है कि जल्दी आने वाले समय में जो सरकार चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन, इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जाएँ, पूरा हो पाएगा? वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए, ये देश के लिए बहुत अच्छी पहल है। हर बार चुनाव होते हैं, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार आचार संहिताएं लगती हैं, बार बार इतने धन की बर्बादी होती है, पूरा अमला जमला प्रशासनिक इकाइयाँ उसमें सम्मिलित हो जाती हैं, काम बाधित हो जाता है, 1 महीने 2 महीने की आचार संहिताएं लगती हैं, कई बार फिर दोबारा से काम शुरू होता है। इसलिए एक साथ चुनाव होने से पैसा भी खर्चा कम होगा, पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, देश का विकास होगा। समान नागरिक संहिता सर उत्तराखंड लागू कर चुका है, यूसीसी को लेकर पूरे देश में चर्चा है और कहा जा रहा था कि शायद विशेष सत्र में इसको लेकर चर्चा हो, हालांकि वो एजेंडे में तो नहीं है, पर लेकिन उत्तराखंड इस भरोसे पर खरा उतरा चुनाव में जो घोषणा पत्र थी उसके बाद आपने लागू भी किया है। दूसरे राज्यों को लगता है कि उत्तराखंड को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने समान नागरिक संहिता पर अपना मैंडेट दिया है, अपना उन्होंने मत दिया, समर्थन दिया और हमने उसको उनके आदेशानुसार हम उसमें आगे बढ़ गए और कमेटी ने काफ़ी काम कर लिया है। कमेटी जो बनी थी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने 2,35,000 लोगों से उनके मत ले लिए हैं। लॉ कमीशन ने भी अपने सुझाव दे दिए हैं, धार्मिक संगठनों ने, सामाजिक संगठनों ने, सभी ने अपने सुझाव दिए हैं। जल्दी उनका संकलन हमको मिलेगा, हम उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। सनातन को लेकर चर्चा इस समय और जिस तरीके से सनातन की बात पूरे देश में चल रही है, बात की जा रही है कि बार बार अपमान किया जा रहा है, जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन बनाया गया है, लगता है कि बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष ने ये बयानों के जरिए दिया है बीजेपी को, जो लोकसभा चुनाव तक चलेगा, क्योंकि पीएम आके खुद सनातन की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि विपक्ष गाली दे रहा है, बदनाम कर रहा है। ये जो घमंडिया गठबंधन है, इस गठबंधन की सोच को दर्शाता है कि उनकी सोच किस प्रकार की है, वो सनातन के बारे में क्या सोचते हैं। जिस सनातन जो हमेशा था, है और हमेशा रहने वाला है, न नया है न पुराना है, नित्य नूतन है, सनातन है, अजर है, अमर है, हमेशा चलने वाला है, जो सबके कल्याण की बात करता है वो सनातन है। और उस सनातन को जो समाप्त करने की बात करते हैं, उसी गठबंधन के लोग चुप्पी साधे रखते हैं। बड़े बड़े नेता, चाहे कांग्रेस के हों, समाजवादी पार्टी के हों या टीएमसी के हों या आरजेडी के हों, सारे के सारे चुप बैठे हैं। तो ये उनकी सोच को दर्शाता है कि वो सनातन के बारे में, वो सनातन जो सबके कल्याण की बात करता हो, वो सनातन जो केवल धर्म आधारित नहीं है, वो सनातन जिसमें सबके कल्याण की बात हो। एक चींटी को भी जो है आटा खिलाकर जो है उसके भी दीर्घजीवी होने की जो है कामना करता है, और नाग पंचमी के दिन विषैले सर्प को भी दूध पिलाकर उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करता है। विश्व के कल्याण में अपना कल्याण देखता है। तो उस सनातन को औरंगजेब और उस सनातन को बाबर, ऐसे तमाम आक्रांता आए, वो समाप्त नहीं कर पाए।
तो कहीं ना कहीं देश की जनता इसको देख रही है और आने वाले समय में इसका जरूर जवाब देगी। सर, एक आखिरी सवाल, चुनाव मध्य प्रदेश में है अब और अभी ये घूम ही रहे हैं, क्या लग रहा है कि इतिहास मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी बनाएगी, दोहराएगी, 5वीं बार सरकार बनाने की बड़ा टफ चैलेंज इस बार माना जा रहा है? देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से काम हुआ है, मध्य प्रदेश की जनता देख रही है किस प्रकार से बीमारू राज्य की श्रेणी से आज गजब राज्य की श्रेणी में मध्य प्रदेश आ गया है। चारों तरफ विकास हो रहा है, तेजी से विकास आगे बढ़ रहा है, अनवरत रूप से विकास के कार्य आगे बढ़े हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इस अनवरत रूप से चलने वाले विकास को आगे बढ़ाएगी और भाजपा की सरकार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर धामी जी, उत्तराखंड के सीएम निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने की उम्मीद जाहिर की है। वहीं पर सनातन धर्म को लेकर जो विपक्ष के द्वारा बयानबाजी की जा रही है, साफ तौर पर कहना है कि सनातन धर्म आदि है, अनंत है, कोई समाप्त नहीं कर सकता। कैमरामैन भारत के साथ सुधीर दंडोतिया, न्यूज़ 24 सागर।